अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। तो विभक्तियों के पश्चात मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रत्यय हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण अब हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, खास तौर से सीटेट और टेट में तो पूछे ही जाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है? परिभाषा देखिए, परिभाषा देखिए। एक्चुअल में क्या है कि जब हम कोई अनुवाद करते हैं तो अनुवाद के लिए शब्द के यानी जो भी दिया गया है तो नए शब्दों की आवश्यकता होती है। अब इन नए शब्दों का निर्माण किया जाता है तो जो मूल शब्द है उसके पहले या तो कोई शब्द नया लगाया जाता है या पदांश लगाया जाता है, या फिर दिए जो मूल शब्द है उसके बाद में पदांश लगाया जाता है। ठीक है। तो प्रत्यय की परिभाषा देखिए। प्रतीयते विधीयते, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखिए कि किसी धातु, धातु का अर्थ मेटल नहीं है, यहाँ धातु मीन्स क्रिया। ठीक है, वर्ब। तो जब किसी धातु या जब किसी धातु पद या संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण में विशेषण के अंत में, प्रत्यय जो है हमेशा मूल शब्द के अंत में लगाया जाता है। ठीक है। प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में ही जुड़ता है। तो किसी धातु पद या संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो पदांश जोड़ा जाता है, जो पदांश जोड़ा जाता है
प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि किसी क्रिया के अंत में अथवा संज्ञा या फिर सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में अर्थ को प्रकट करने के लिए जो भी पदांश जोड़ा जाता है प्रत्यय कहलाता है। समझ में आ गया। अब ये जोड़ा जो कहाँ जाता है, धातु पद या फिर संज्ञा में या सर्वनाम में या फिर विशेषण में, यानी क्रिया के अंत में या फिर संज्ञा के अंत में अथवा सर्वनाम के अंत में अथवा विशेषण के अंत में। ठीक है, अंत में ही जोड़ा जाता है। तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय। ठीक है, पहला प्रत्यय कौन सा है, कृदंत, कृदंत प्रत्यय। और दूसरा है तद्धित। तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब हम आते हैं पहला नंबर, कृदंत प्रत्यय क्या है। कृदंत प्रत्यय समझ में आई बात। कृदंत प्रत्यय ने कह करके हम इसे कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, कृत प्रत्यय, क्योंकि कृत से ही कृदंत बना है। कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय देखिए क्या है, जब कोई पदांश किसी धातु के अंत में, किसी धातु पहले ही बताया मैंने धातु मीन्स वर्ब यानी क्रिया, जैसे पठ, गम, चल, लिख, कथ। ठीक है, तो ये धातुएं हैं। तो जब कोई पदांश किसी धातु पद के अंत में जोड़ा जाता है, धातु पद के अंत में जोड़ा जाता है, तो यह कृत प्रत्यय कहलाता है। जब कोई पदांश किसी धातु पद के अंत में जोड़ा जाता है तो यह कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय कहलाता है। और इससे बने शब्द
इससे बने शब्द कृदंत यानी कृत प्रत्यय से बने शब्द जो है क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाता है। क्लियर हो गया ना कि जब कोई पदांश किसी धातु के अंत में जोड़ा जाता है तो यह कृत प्रत्यय कहलाता है और इससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्लियर? अब इनकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये पद यानी जो कृदंत पद हैं, ये पद संज्ञा विशेषण अथवा अव्यय की तरह कार्य करते हैं। संज्ञा यानी इनसे जो बने शब्द हैं संज्ञा या विशेषण या फिर अव्यय की तरह कार्य करते हैं। संज्ञा जानते ही हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में भी सभी को मालूम है, बड़ी इजी डेफिनेशन है इसकी, यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। विशेषण जिसे अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? और अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज टू अ नाउन और प्रोनाउन। इसी तरह से अव्यय क्या है? वे शब्द जिन पर कारक एवं विभक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यय कहलाते हैं। इनका स्वरूप सदैव एक जैसा ही रहता है, जैसे ये किसी शब्द के पहले लग करके बनते हैं, जैसे प्रति, अन। ठीक है? इस तरह से तो ये जो कृदंत हैं ये संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय की तरह कार्य करते हैं। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं कृदंत प्रत्यय के प्रकार। कृदंत प्रत्यय के प्रकार। ठीक है? कृदंत प्रत्यय निम्न प्रकार ये है। ठीक है? तो इसमें जो का नंबर है वो है इक्त प्रत्यय। ठीक है? पहला प्रकार हम पढ़ते हैं का नंबर इक्त। आधा का और का, इसे इक्त पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इक्त प्रत्यय
ठीक है। अब इसकी नंबर वाइज इसके एक्शंस देख लीजिए, इसकी विशेषताएं कि इक्त प्रत्यय जब किसी क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है या किसी मूल धातु के अंत में जोड़ा जाता है तो क्रिया भूतकाल का अर्थ देती है, यानी क्रिया भूतकालिक हो जाती है। ठीक है, पास्ट टेंस की। क्रिया भूतकाल का अर्थ देती है। पूछा जाता है ये परीक्षाओं में कि जब इक्त प्रत्यय किसी क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है तो क्रिया अर्थ देती है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अगर तैयार नहीं है तो फिर गलत होना निश्चित है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई समस्या हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि कोई ना कोई हल हो, यानी प्रत्येक समस्या का हल अवश्य है। तो आपके सामने जो भी समस्याएं हैं उनको जो है सॉल्व करते हुए विशेष तैयारी करिए। आप देखते हैं कि भाई संबंधित जो भी संस्कृत से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं बेहद टफ हैं, तो विशेष तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब एक प्रत्यय किसी मूल धातु के अंत में जोड़ा जाता है तो जो उससे क्रिया बनती है वो किस काल का अर्थ देती है? भूतकाल का। अगला बिंदु देखिए, जब इक्त प्रत्यय हम किसी धातु के अंत में जोड़ते हैं, जब इक्त प्रत्यय किसी धातु में जोड़ा जाता है किसी धातु में जोड़ा जाता है तो इसका ता शेष रहता है। ता शेष रहता है। इसका ता शेष रहता है। ठीक, अब अगला बिंदु आइए, अगला बिंदु है इक्त प्रत्यय सकर्मक धातु में। आपने पढ़ा होगा पहले हिंदी में कि क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक। तो इक्त प्रत्यय सकर्मक धातु में कर्मवाच्य के लिए
यानी एक्टिव वॉइस के सॉरी पैसिव के लिए, कर्म वाच्य के लिए ठीक है। एक्टिव वॉइस आपका होता है कर्तृवाची और पैसिव वॉइस होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाची। ठीक है, तो इक्त प्रत्यय सकर्मक धातु में कर्मवाची के लिए और अकर्मक धातु में भाववाची के लिए भाववाची के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए, समझ में आ गया होगा कि अगर सकर्मक क्रिया में इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वो कर्मवाच्य में प्रयुक्त होगा, और अगर अकर्मक क्रिया में जोड़ा जाता है तो फिर वो भाववाच्य में प्रयुक्त होगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं हम कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट आइए, इससे बने शब्द किससे? इक्त प्रत्यय से। ठीक है, इक्त प्रत्यय से बने शब्द या इससे बने शब्द क्रिया तथा विशेषण की तरह कार्य करते हैं। क्रिया तथा विशेषण यानी एक प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं? क्रिया तथा विशेषण। ऐसे ही सवाल बनते हैं, देखो गहराई से पूछा जा सकता है कि इक्त प्रत्यय से बने शब्द कार्य करते हैं क्रिया तथा विशेषण की तरह, संज्ञा तथा अव्यय की तरह, इसी तरह से और ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर तैयार है तो बिल्कुल सही होना निश्चित है। तो इससे बने शब्द क्रिया तथा विशेषण की तरह कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, अगला पॉइंट पढ़िए। अगला पॉइंट है इनके रूप पुल्लिंग में इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान यानी बालक शब्द रूप के समान, बालक के शब्द रूप आते होंगे आपको। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकये बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। तो इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, ठीक है, किसके समान चलते हैं? बालक के समान। स्त्रीलिंग में रमा के समान, रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में
नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं। समझ में आ रहा होगा। पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमास के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान। तो नोट कर लीजिए इसे। ओके, नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट आइए। अगला पॉइंट है इक्त प्रत्यय से बनी क्रिया। इक्त प्रत्यय से बनी क्रिया के कर्ता में तृतीया विभक्ति यानी जो कर्ता होगा वो तृतीया विभक्ति में होगा, तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ओके, समझ में आ गया होगा। उदाहरण देख लीजिए। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो अब इसका संस्कृत में बात क्या होगा? मया। मया जो है तृतीया विभक्ति में है, ठीक। पुस्तकम पठिता, सॉरी, मया पुस्तकम पठितम। मया उत्तम पुरुष है ना, पठितम। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इक्त प्रत्यय से बने शब्द, इक्त प्रत्यय से बने शब्द, तो अब इसके कॉलम क्या बनेंगे? पहला तो धातु, ठीक, और उस धातु का अर्थ क्या है, फिर कौन सा हम प्रत्यय लगा रहे हैं, प्रत्यय, फिर इसके बाद पुल्लिंग में क्या शब्द बनेगा, पुल्लिंग
फिर इसके बाद स्त्रीलिंग में क्या शब्द बनेगा, तत्पश्चात नपुंसक लिंग में क्या शब्द बनेगा, नपुंसक लिंग, और अंत में अर्थ क्या होगा। जो भी शब्द बनेगा उसका अर्थ क्या होगा। तीनों लिंगों में एक ही अर्थ होगा, ठीक है। अब धातु मान ले लेते हैं हम पठ। तो पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। हम प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं, इक। पठ धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, इक। तो जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, पठितः। पुल्लिंग में क्या शब्द बनेगा, पठितः, पठिता। क्या शब्द बनेगा, पठिता, ठीक है। और नपुंसक लिंग में बनेगा पठितम, ठीक। और अर्थ क्या हुआ, पढ़ा गया। पहले आपने पढ़ा है, मैंने बताया था आपको, क्रिया भूतकाल का अर्थ देती है। अब एक धातु और देख लीजिए, लिख। तो लिख माने जानते हो, लिखना, ठीक है। लिखना, हम प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, एक। तो शब्द क्या बनेगा, लिखिता, लिखिता। और नपुंसक लिंग में बनेगा लिखितम। और अर्थ इसका होगा लिखा गया। ठीक है। एक उदाहरण और देख लीजिए, क्रीड। ये क्रीड माने होता है खेलना। हमने प्रत्यय क्या जोड़ा है, एक। क्रीडता, क्रीडता, क्रीडतम, खेला गया। अर्थ क्या होगा, खेला गया। तो बस इस तरह से इसके शब्द बनेंगे, ठीक है। और इनका प्रयोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस तरह से होता है वो हम वाच्य वाले प्रकरण में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई मैं लेक्चर का समापन करूँ इसके पहले एक अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अब जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।